नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों का अध्याय 1 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग लेसन का नाम है जनसंख्या, उसका वितरण, वृद्धि और संगठन की बात करेंगे। इस लेसन को हम किसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जनसंख्या की बात हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग भारतवर्ष के अंतर्गत लेसन नंबर 1 में, इसमें हम जिसको समझने वाले हैं वो तथ्य हम लोगों का पहला ही जनसंख्या होगा, और जनसंख्या के बारे में हम लोगों का पहला अध्याय होगा, जिसके बारे में हम लोग जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इस जनसंख्या के अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर में और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ यदि बात की जाए मूल रूप से, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत ये भारत और भारत का मानचित्र, श्रीलंका, ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा ने पूरे भारत को 2 भागों में बांट दिया। ये ऊपर वाला भारत उत्तरी भारत कहलाता है, और नीचे वाला दक्षिणी भारत। मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के। ये उत्तर दिशा है, इधर चलेंगे, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिणी दिशा मानी जाती है। दक्षिणी दिशा मानी जाती है। पहले हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या कहते हैं किसे? एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। यदि एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं है, वीडियो को रोक के वीडियो को दोबारा सुनने का प्रयास करें। एक क्लास यदि रिकॉर्ड कर दी गई है और पूरी क्लास आप लोगों ने देखी है, एक बार ही आप लोगों ने तसल्ली से उसे सुनने का प्रयास किया है, तो गारंटेड है आप लोगों को 70% क्लास वहीं याद होगी। यदि दोबारा रिपीट कर दिया तो 101% याद हो जाएगी। पहले हम जनसंख्या की बात करेंगे कि एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जा सकता है। उसी जनसंख्या के बारे में हम ये लोग कहते हैं कि वो जो जनसंख्या है, उसके आर्थिक क्रियाकलाप, प्रत्येक गतिविधि अलग अलग पाई जा सकती है। मैं लगातार आप लोगों से बोर्ड पे, वहाँ पे कैमरे में बात नहीं कर सकता, लगातार हम लोग इधर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने कानों को खोल के अच्छे से सुनने का प्रयास करें। जनसंख्या, इससे के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मूल रूप से इस जनसंख्या हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। 2 शब्द है, एक तो है जनसंख्या और एक है जनगणना। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के अनुसार, तो जनसंख्या जो शब्द है ये राज्य सूची का विषय माना जा सकता है, और जनगणना है ये केंद्र सूची का विषय माना जा सकता है, अर्थात इसे संघ सूची का विषय कहा जा सकता है। इसीलिए भारत में जनगणना करने का अधिकार, करवाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का माना जा सकता है, लेकिन जनसंख्या पर कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक राज्य को है। तो अर्थात ये जनसंख्या राज्य सूची का विषय माना जा सकता है। राज्य सूची का विषय पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने अभी तक। भारत के ज्योग्राफी के अंतर्गत लेसन नंबर 1 तसल्ली से पढ़ते रहना। जनसंख्या और जनसंख्या का वितरण, उसकी वृद्धि देखेंगे और उसका संगठन देखेंगे। जनसंख्या एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जा सकता है, जिनके आर्थिक क्रियाकलाप, जिसके सामाजिक संबंध, जाति, धर्म सब अलग अलग माने जा सकते हैं। हम बात करेंगे जनसंख्या राज्य सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय माना जा सकता है। हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के बारे में। 2011 की जनगणना के बारे में बात करेंगे। पहले हम मोटी मोटी 2 बातें जान लेते हैं कि भारत में जो जनगणना के पहले प्रमाण है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल के अंतर्गत पहली जनगणना भारत में करवाई गई थी।
विधिवत लगातार 10 वर्षों के अंतराल में यदि भारत में जनगणना का कार्य करवाया गया तो वो 1881 में संपन्न हुई लॉर्ड रिपिन के काल में। रिपिन के काल में ये जनगणना पहली विधिवत क्रमवार जनगणना मानी जा सकती है। आप लोग लगातार प्रत्येक बात को सुनने का प्रयास करें। यहाँ बोर्ड छोटा हो सकता है लेकिन बताई हुई बातें पूरी वही होगी जो बुक्स के अंतर्गत लिखी हुई है। तो जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जा सकता है। जनसंख्या राज्य सूची का विषय है, प्रत्येक राज्य इस पे कानून बना सकता है, तो राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय माना जा सकता है। भारत में प्रथम जनगणना जो करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में करवाई गई, लेकिन प्रथम विधिवत क्रमवार जो जनगणना करवाई गई वो 1881 में संपन्न करवाई गई थी लॉर्ड रिपिन के काल में। और रिपिन को राजा भारत के अंतर्गत पंचायती राज का जनक माना जा सकता है। पहली बुक्स के अंतर्गत पहली जो लाइन होगी वो होगी कि लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक माने जा सकते हैं। लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक माने जा सकते हैं। ये पहली लाइन है चैप्टर के अंतर्गत, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा कि लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण, बुक्स को भी पास ही रखना। आप लोग जब अध्ययन करो तो बुक्स और एक रफ रजिस्टर आप लोगों के पास में होना चाहिए कि लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक माने जा सकते हैं। किसी देश के अंतर्गत लोग जितने ज्यादा सक्षम होंगे वो देश उतना ही ज्यादा सक्षम या विकासात्मक प्रक्रिया के दौर से गुजर सकता है। एक परिवार का ये उदाहरण ले लेते हैं। एक परिवार के अंतर्गत जितने सक्षम ज्यादा विकसित ही लोग मिलेंगे तो परिवार उतना ही ज्यादा विकसित होगा, और परिवार के लोग जितने ज्यादा पिछड़े होंगे वो परिवार भी उतना ही पिछड़ा होगा। तो लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण संसाधन हो सकते हैं। संसाधन, अब संसाधन कहते हैं किसे? मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली प्रत्येक इकाई संसाधन कहलाती है। 10th की किताब में आप लोगों ने संसाधन की एक मुहिम किताब चलती है, मूल रूप से वहां लिखा गया है कि पर्यावरण में उपलब्ध हुआ प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन कहलाती है। और देश के अंतर्गत अनेक प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। उन संसाधनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन यदि कोई माना जाता है तो वो लोग माने जाते हैं। लोग से तात्पर्य किससे लिया जाता है? मेल और फीमेल से। लोग से तात्पर्य किससे लिया जाता है? मेल और फीमेल से, अर्थात महिला और पुरुष से लिया जा सकता है। हम लोग कुछ लाइनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक माने जा सकते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ की आबादी की दृष्टि से भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश माना जा सकता है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, तो विश्व का पहला जो बड़ा देश माना जा सकता है वो चीन माना जा सकता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश माना जा सकता है। यदि हम बात करें तो भारत संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी माना जाता है। ये भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.47% माना जा सकता है। यहाँ विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यदि हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा देश, R फॉर रूस, K फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया और A फॉर अर्जेंटीना। ये विश्व के 8 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से हो सकते हैं। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया और 8वां बड़ा देश A फॉर अर्जेंटीना हो सकता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश माना जा सकता है। अर्थात कहा जाता है कि भारत में संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत में 2.47% पाया जा सकता है। इतनी विशाल आबादी यानी कि 17.5%, विश्व की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। इतनी विशाल काय आबादी है, सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। हम लोगों के परिवार में आप लोगों ने देखा होगा 500 लीटर की एक टंकी पानी की छत के ऊपर रखी हुई रहती है। जब 4-5 मेहमान ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो उसमें ही हम लोग वो जो ज्यादा संसाधन बढ़े हैं, उन ज्यादा संसाधनों के कारण हम लोगों के संसाधन कम पड़ जाते हैं, पढ़ते ही नहीं पढ़ते। तो यूं कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भारत की जो आबादी है वो 121 करोड़ मानी जाती है। आने वाले समय में
2021 के अंतर्गत अगली जो जनगणना होगी उसके आधार पर आंकड़े कुछ नवीनतम ऐसे होंगे कि हो सकता है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला बड़ा देश बन जाए। लेकिन एनसीईआरटी के तहत हम लोगों के सिलेबस में जितना भी दिया गया है उतने पे हम लोग फोकस करने का प्रयास करते हैं। पूरा लेसन पढ़ने के बाद में हम लोग ये बात भी करेंगे कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर के दृष्टिकोण से, लेकिन लेसन को हम पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं कि भारत और भारत के अंतर्गत किन किन चीजों को देखेंगे। लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं और भारत अपनी 121 करोड़ की आबादी के साथ 2011 की जनगणना के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन विश्व में जनसंख्या का सबसे सघनतम बसा हुआ देश माना जा सकता है। यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, तो ये विश्व के 3 महाद्वीप यदि मिल जाए तो इन 3 महाद्वीपों के बराबर भारत की जनसंख्या हो सकती है। पर यह तर्क भी दिया जा सकता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और एक देश में सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। इतनी विशालतम आबादी है, ये विशालतम आबादी अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। ये सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है, आर्थिक समस्याओं को भी जन्म देती है, राजनीतिक समस्याओं को जन्म देती है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकती है। यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी क्या करोगे, लेकिन आप लोग लगातार बने रहे। हम पहले बोर्ड को साफ करते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। भारत में जनसंख्या, इस अध्याय के अंतर्गत जो लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया है हम लोगों ने, इस लेसन के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अध्ययन का सार होगा। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या के वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जनसंख्या की वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे, जनसंख्या के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोगों का जो विषय होगा वह जनसंख्या का प्रतिरूप व उसका वितरण। पहला ही शब्द हम लोग यदि पढ़ने का प्रयास करें तो पहला हम लोगों का हो सकता है, पहला हम लोग भारत में जनसंख्या का वितरण देखेंगे। वितरण से तात्पर्य असमानता से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? असमानता। जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य असमानता से लिया जाता है। भारत के कुछ प्रदेश है, भारत में आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में जनसंख्या का वितरण सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या कम पाई जाती है। अर्थात यूं कहते हैं कि जिन प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण ज्यादा पाया जाता है उन्हीं प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा पाया जाता है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व में धनात्मक संबंध पाया जा सकता है। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ही ज्यादा जनसंख्या घनत्व माना जा सकता है। हम लोग वितरण को यदि बात करें तो भारत के अंतर्गत अभी आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हीं प्रदेशों के अंतर्गत हम लोग बात कर सकते हैं कि भारत के कुछ 10 राज्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत भारत की 76% आबादी निवास करती है। बाकी 10, 28 में से 10 गए तो 18, बाकी 18 जो भारत के राज्य हैं उनमें भारत की 24% आबादी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी यदि किसी राज्य में पाई जाती है तो वो भारत का उत्तर प्रदेश हो सकता है। बोलो कौन सा प्रदेश हो सकता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आबादी यदि किसी राज्य में पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम आबादी किसी में पाई जाती है तो वो सिक्किम हो सकता है। बोलो कौन हो सकता है? सिक्किम। ये सबसे कम आबादी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यदि कोई माना जा सकता है तो वो राजस्थान है अपना। और यदि क्षेत्रफल में सबसे छोटा माना जाए तो वो भारत का गोवा माना जा सकता है। क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग जनसंख्या का वितरण देख रहे हैं। आप लोगों को एक शब्द याद रखना पड़ेगा, एक एक तथ्य मूल शब्द जो पकड़ना है। हम जनसंख्या वितरण देख रहे हैं। जनसंख्या वितरण के अंतर्गत जनसंख्या वितरण से तात्पर्य भारत में असमानता से लिया जा सकता है। असमान रूप से जनसंख्या फैली हुई है। भारत के 10 राज्य कुछ ऐसे हैं जिनमें 76% आबादी, बाकी बचे 18 राज्यों में भारत की 24% आबादी पाई जाती है। अलग अलग डिट्टो कॉफी, यदि आप लोग लगातार ऐसे ही जुड़े रहे और आप लोगों को नोट्स चाहिए ऐसे कि ऐसे ही, तो आप लोग इसमें कमेंट करके लिख सकते हो कि भाई मुझे नोट्स चाहिए। नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ऐसे नोट्स जो आप लोगों ने कहीं नहीं देखे होंगे।
ये 10 राज्यों के अंतर्गत 76% आबादी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा आबादी है। 10 राज्यों के हम लोग यहाँ नाम लिख देते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी किसमें पाई जाती है। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाई जा सकती है। इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के बाद में बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से यदि हम लोग आगे चले तो मध्य प्रदेश से आगे चलेंगे तो आंध्र प्रदेश से हम यदि आगे चलें तो राजस्थान से आगे चलेंगे तो गुजरात। ये भारत के वो राज्य हो सकते हैं जिनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक आबादी पाई जा सकती है। बुक्स को आप अपने साथ रखिए, हम बुक्स के साथ ही तो चल रहे हैं ना, तो उसी के साथ हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये भारत के कुछ राज्य हो सकते हैं जिनके अंतर्गत भारत की 76% आबादी पाई जाती है। लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें जनसंख्या बिल्कुल नगण्य तौर पर पाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हम बात करते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश के साथ में उत्तराखंड राज्य, और इनके अंतर्गत सबसे कम आबादी पाई जा सकती है। तो ये जनसंख्या का वितरण है और जनसंख्या वितरण का तात्पर्य असमानता से लिया जाता है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं 10 जिनमें 76% आबादी है, बाकी बचे 18 राज्य जिनमें 24% आबादी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर है। उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। उनके पीछे भी कोई कारण है, क्योंकि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भी प्रमुख कारक हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखेंगे भारत में जनसंख्या का ऐसा समान जो स्थानिक वितरण है, जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच में घनिष्ठ संबंध को व्यक्त करता है। जहां भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से भूविन्यास और जल की उपलब्धता, जलवायु और वितरण, अर्थात भारत के अंतर्गत ये लो आप लोग देख लीजिए, भारत में जनसंख्या का वितरण देख रहे हैं। और भारत में जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत यदि बात की जाए तो भारत में जनसंख्या का वितरण बिल्कुल असमान रूप से पाया जा सकता है। भारत में जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य असमानता से लिया जाता है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि हम लोग बात करें उन राज्यों की तो सबसे पहले यह गुजरात के आगे चलेंगे तो राजस्थान से आगे चलेंगे तो पंजाब के आगे चलेंगे तो जेके जम्मू कश्मीर के नीचे चलेंगे तो एचपी हिमाचल प्रदेश से नीचे चलेंगे तो उत्तराखंड के आगे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश से आगे चलेंगे तो राज्य आएगा बिहार से आगे चलेंगे तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से आगे चलेंगे तो यहाँ ठोडी मिलेगी जिसके ऊपर आप लोगों को एस फॉर सिक्किम के नीचे आएंगे तो असम से आगे चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से आगे चलेंगे तो नागालैंड के नीचे चलेंगे तो मणिपुर से आगे चलेंगे तो मिजोरम, बोलो कौन सा रम, मिजोरम से आगे चलेंगे तो त्रिपुरा के आगे चलेंगे तो मेघालय, और मेघालय से नीचे उतरेंगे तो यहाँ उड़ीसा, और उड़ीसा से नीचे चलेंगे तो आंध्र प्रदेश जिसे सीमांत आंध्र भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, नीचे चलेंगे तो तमिलनाडु, गुजरात के नीचे वापस चलेंगे तो महाराष्ट्र से नीचे चलेंगे तो गोवा, एक वीडियो को यदि लगातार 3 बार स्किप करके रोक के ध्यान से सुना है तो 100% डन है, आप लोगों को याद हो जाएगा। गोवा से नीचे चलेंगे तो कर्नाटका के नीचे चलेंगे तो केरल। ये भारत के सीमावर्ती राज्य माने जाते हैं। भारत के उन राज्यों की बात कर लेते हैं जो भारत के लैंडलॉक्ड राज्य है, स्थलबद्ध है, जो अपनी सीमा रेखा का विस्तार किसी के साथ नहीं करते। पंजाब का पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का दोनों का पड़ोसी मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। ये भारत के 28 राज्य है। 28 राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी मात्र 10 राज्यों में 76% आबादी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के अंतर्गत ये आबादी पाई जाती है। यदि हम बात करें इन्हीं राज्यों की तो भारत में ये जो जनसंख्या का असमान वितरण है, इस असमानता के वितरण के पीछे अनेक प्रकार के कारक माने जा सकते हैं। इन कारकों को हम लोग सामाजिक कारक कह सकते हैं। सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, अनेक प्रकार के कारक हो सकते हैं
जो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। भारत में जनसंख्या का ऐसा असमान स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच में घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है। यहाँ तक कि भौगोलिक कारकों का संबंध है। भारत में जो भूविन्यास है, अलग अलग प्रकार का भूविन्यास और उच्चावच पाए जा सकते हैं। भारत में कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ियां हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदियां बहती है, कहीं पर मैदान है। भारत के अंतर्गत यदि हम बात करें मैदानों की, तो मैदान 43% भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। पठार भारत में 27% भूभाग पर पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं पहाड़ियों की, तो पहाड़ियां भारत में 18% भाग पर और पर्वत भारत में 10% भूभाग पर पाए जा सकते हैं। अलग अलग भूविन्यास है। तो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख अलग अलग प्रकार के कारक माने जा सकते हैं। सब आप लोगों को डिट्टो एकदम सेम कॉपी नोट्स मिलेंगे, ऐसे हूबहू जैसा बिल्कुल आप लोगों ने कभी कहीं ऐसा देखा नहीं होगा, चाहे आप लोग कोई से भी स्कूल में पढ़ते हो। यहाँ हम लोग आगे बात करते हैं भौगोल, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक, ये सब अलग अलग कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आगे हम उत्तर के विशाल मैदानों में डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक राज्यों में अलग अलग देख सकते हैं। हिमालय, उत्तरी पूर्वी प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व माना जा सकता है। फिर भी सिंचाई के साधनों के विकास के साथ में यदि हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विकास के परिणाम स्वरूप थार के मरुस्थल में जनसंख्या का अनुपात ज्यादा पाया जा सकता है। हम लोग यूं भी पढ़ते हैं कि थार का मरुस्थल विश्व का वो मरुस्थल माना जाता है जहां विश्व की सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है, और राजस्थान की 40% आबादी थार के मरुस्थल में निवास करती है। किसके कारण? IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचाई की विकास योजना के कारण। आगे बात कर लेते हैं हम लोग खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण झारखंड में अच्छी आबादी पाई जाती है। परिवहन के साधनों का विकास या जाल दक्षिणी भारत में अधिक पाया जाता है। इसी कारण दक्षिणी भारत के अंतर्गत मूल रूप से जनसंख्या का वितरण ज्यादा देखा जा सकता है। बात करते हैं हम लोग जनसंख्या के विरल क्षेत्रों की, तो जनसंख्या के वितरण को सामाजिक है, आर्थिक है, ऐतिहासिक कारक, ये महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। कृषि की बात करते हैं, कृषि भी भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। भारत में 43% क्षेत्र के ऊपर यदि मैदान पाए जाते हैं, तो इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा कृषि कार्य किए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी इसी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाई जा सकती है। आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो अलग रूप में प्रकट होता है। यहाँ कुछ स्थायी कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। कृषि है, उसका उद्भव है, कृषि का विकास है, मानव की बस्तियों का प्रतिरूप है, परिवहन का जाल है, औद्योगिक विकास है, नगरीकरण है। ये सब औद्योगिक क्षेत्र या अन्य जो कारक हो सकते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। भारत में नजदीकी मैदानों में तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदेश और सदैव विशालतम जनसंख्या का केंद्र माने जा सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो जनसंख्या के अनेक प्रकार के जल है, प्राकृतिक कारक है, संसाधनों में उनका उपयोग है, उनका निम्नीकरण है, ये सब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यदि हम बात करते हैं दूसरी ओर, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, जयपुर है, ये भारत के प्रमुख क्षेत्र माने जा सकते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आप लोगों को इतनी पूरी रामायण याद नहीं रखनी, आप लोगों को मात्र इतना याद रखना है जितना पैराग्राफ था मैंने सब पढ़ दिया है, आप लोगों ने सुन भी लिया है। अच्छी बात है, पेपर में इतना नहीं पूछा जाता। समझ में आ गई बात? पहला ही हम लोगों ने चैप्टर जो लिया है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या के वितरण का तात्पर्य असमानता से लिया जा सकता है। भारत के कुछ 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें भारत की 76% आबादी पाई जाती है, और भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें 24% आबादी पाई जाती है। ये भारत का मानचित्र है जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का दबाव कम पाया जाता है क्योंकि ये सामाजिक संवेदनशील क्षेत्र माना जा सकता है। आर्थिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, जलवायु कारक हो सकते हैं, अनेक सारे कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं, भारत में पहला जनसंख्या का वितरण, अब हम जनसंख्या के घनत्व की बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम लोग अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा जनसंख्या का घनत्व। आप लोग लगातार बने रहिए। ये भारत आप लोगों के सामने, भारत का मानचित्र याद रखना, आप लोगों के 3 मानचित्र पूछे जाएंगे। एक मानचित्र होगा राजस्थान का, एक होगा वर्ल्ड का, एक होगा भारत का। प्रत्येक मानचित्र आप लोगों को तसल्ली से सिखाए जाएंगे। ये क्लास है, जैसे आप लोग बार बार यदि सुनने का प्रयास करते हो तो आप लोगों को क्लास हूबहू वैसी की वैसी याद हो जाएगी। बताया जाएगा आप लोगों को कि पेपर में क्या आने वाला है, कैसे पूछा जाएगा, क्या आने वाला है,
ये सब आप लोगों से मूल रूप से पूछा जा सकता है। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भारत। और पहले अभी हमने जनसंख्या का वितरण देखा, अब हम जनसंख्या के घनत्व को देखेंगे। घनत्व के अंतर्गत क्या हो सकता है कि कुल जनसंख्या, सूत्र भी है इसका, कुल जनसंख्या संख्या में यदि क्षेत्रफल का भाग दिया जाए, क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाए तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ज्योग्राफी बिल्कुल अल्लाह की गाई है, इतनी इजी है 12th की NCERT ज्योग्राफी। हम गारंटी लेते हैं कि यदि लगातार आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हो तो आप लोगों के 100 में से 100 कोई नहीं काट सकता। जनसंख्या के वितरण बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कभी बड़ा नहीं आता ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो जनसंख्या के घनत्व के अंतर्गत और डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो पेपर आते जाते हैं बच्चों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो जनसंख्या के घनत्व के अंतर्गत है कुल जनसंख्या में यदि क्षेत्रफल का भाग दिया जाए तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। इसको ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में या प्रति इकाई के अंतर्गत या प्रति वर्ग किमी के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। और जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जो 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। यहाँ हम लोग बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यदि किसी राज्य का लिया जा सकता है तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की आबादी के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जो 2001 में जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यदि किसी राज्य का लिया जा सकता है तो वो राज्य माना जा सकता है बिहार। बोलो कौन सा? बिहार। 1102 उल्टा लिख दिया, 1102 ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व माना जा सकता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यदि किसी का देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी माना जाता है। जनसंख्या घनत्व 1102 जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। और भारत का स्वयं का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही कुछ क्षेत्रों की। तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को एक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अर्थात भूमि और जनसंख्या घनत्व को दोनों को अनुपात के रूप में समझा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत 1 वर्ग किमी के अंतर्गत कितने लोग पाए जाते हैं? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अर्थात हम इसे अनुपात के रूप में भी समझ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1102, सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी अरुणाचल प्रदेश का माना जा सकता है। हम इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए यह भी कर सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जाता है जो 2011 की आबादी के अनुसार था। यदि हम बात करते हैं 1951 की जनगणना की तो इस 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व माना जा सकता है। यदि हम बात करें 2011 की तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी लगाया जा सकता है। पिछले यदि 50 वर्षों की बात की जाए तो पिछले 50 वर्षों में भारत का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के हिसाब से बढ़ा है। अर्थात 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के हिसाब से
पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, किसकी? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की, तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व यदि देखा जाए तो मूल रूप से कहा जा सकता है कि 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व माना जा सकता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यदि किसी का लिया जा सकता है तो वो दिल्ली का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जा सकता है तो वो लक्षद्वीप का देखा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए तो कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक या अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से राज्य माने जा सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो देखा जा सकता है वो 1029 माना जा सकता है। 1029 भारत में जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का 1102 माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश का, यूपी का यदि देखा जाए तो 829 माना जा सकता है। यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 माना जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार के राज्यों में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 859 केरल का माना जा सकता है। केरल का जनसंख्या घनत्व 859 माना जा सकता है। तमिलनाडु का यदि जनसंख्या घनत्व बताया जाए, तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 इसका जनसंख्या घनत्व माना जा सकता है। उच्चतर जनसंख्या घनत्व की यदि बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम भारत के राज्यों की तुलना कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूरे भारत के राज्यों को 3 भागों में बांट दूंगा। उच्च जनसंख्या घनत्व जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व जो मध्यम स्तर के, और निम्नतम जनसंख्या घनत्व जो निम्नतम स्तर के माने जा सकते हैं। आप लोग यह चाहो तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक बार और फिर से दोहराऊं कि हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत यदि बात की जाए सूत्र की तो कुल जनसंख्या में यदि क्षेत्रफल का भाग दिया जाए तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त किया जा सकता है, और प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 की आबादी के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, और 2001 की आबादी के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी माना जा सकता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का माना जा सकता है 1102, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व यदि देखा जा सकता है तो वो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व लिया जा सकता है तो लक्षद्वीप का लिया जा सकता है। भारत में 1951 यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना यदि हुई तो वो 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के अंतर्गत हुई, और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना मानी जा सकती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग आंकड़े आप लोगों को बहु ऐसे पेश किए जा सकते हैं, लेकिन जितना आप लोगों के सिलेबस में उतनी बात की जाएगी। यहाँ पे 1951 के अंतर्गत स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना मानी जा सकती है। उसके आधार पर पता लगाया गया कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अब बात करते हैं पिछले 50 वर्षों के अंतर्गत, तो पिछले 50 वर्षों में भारत का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के हिसाब से बढ़ा है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 है। यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है। केरल का जनसंख्या घनत्व 859 माना जाता है, और वितरण हमने देख ही लिया, असमानता से लिया जा सकता है। और तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 माना जा सकता है। हम लोग जनसंख्या के घनत्व को मूल रूप से भारत में 3 श्रेणियों में हम लोग देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जनसंख्या के आधार पर हम लोग मूल रूप से बात कर सकते हैं कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से हम लोग भारतवर्ष को 3 भागों में बांट सकते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और निम्न जनसंख्या घनत्व। 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है। मोटा सा हिसाब किताब, लेकिन ये आप लोगों से सब पूछा नहीं जाता। बताया जाएगा आप लोगों को पेपर में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं असम है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात ये सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जा सकता है। भारत में उच्चतम जनसंख्या घनत्व उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पाया जा सकता है, और मध्यम जनसंख्या घनत्व भारत के दक्षिण के पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले राज्यों के अंतर्गत पाए जा सकते हैं। ऐसे आप लोगों को मूल रूप से राज्यों को याद करना पड़ेगा।
28 राज्यों को मानचित्र के अंतर्गत, तभी आप लोग भारत के अंतर्गत प्रमुख मानव भूगोल का अध्ययन आप लोग यहाँ कर सकते हो। वैसे यदि आप लोगों को याद है तो ये प्रमुख जो राज्य है सीमावर्ती, इनके अंतर्गत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व जैसा कि पहले अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, जनसंख्या घनत्व एक अशोधित माप माना जा सकता है। कुल कृषिगत भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात को बेहतर परिणाम जानने के लिए हम कायिक और कृषि घनत्व की भी बात करेंगे कि कायिक घनत्व क्या हो सकता है, कृषि घनत्व क्या हो सकता है। यहाँ पर कायिक घनत्व की हम लोग बात करते हैं, कायिक घनत्व। यदि कायिक घनत्व की बात की जाए तो कायिक घनत्व कहते हैं किसे है कि कुल जनसंख्या में यदि निवल कृषिगत क्षेत्र का कुल जनसंख्या में यदि निवल का मतलब होता है शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र का यदि भाग दिया जाए तो कायिक घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। कायिक घनत्व किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या में यदि निवल कृषिगत क्षेत्र का भाग दिया जाए तो कायिक घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। अब कृषीय घनत्व की बात कर लेते हैं हम लोग। कृषीय घनत्व किसे कहते हैं? कृषीय घनत्व किसे कहा जा सकता है? कृषीय घनत्व कुल कृषि जनसंख्या के अंतर्गत यदि निवल कृषि क्षेत्र का निवल कृषि क्षेत्र का यदि भाग दिया जाए तो हम कृषीय घनत्व प्राप्त कर सकते हैं। कृषि जनसंख्या के अंतर्गत एक और है, कृषि जनसंख्या कहते हैं किसे है? कृषि जनसंख्या किसे कहते हैं? तो स्वयं किसान और किसान के साथ जो मजदूर हैं और उसके परिवार के जो सदस्य हैं किसान के, वो सब कृषि जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषि जनसंख्या कहलाती है। तो कृषि और कृषि जनसंख्या, आप लोग बुक्स को अपने साथ लेके बैठे भाई, सामने बुक्स लेके बैठे रहो आप लोग, वो जैसा का आप लोगों के बुक्स में लिखा हुआ है उसमें डिट्टो एक लाइन भी नहीं छूटेगी और यहाँ आप लोग पूरा अध्ययन कर सकते हो। फिर आप लोग कमेंट करके बात करना, आप लोगों को नोट्स चाहिए तो। कृषि जनसंख्या, कौन सा? कृषि जनसंख्या के अंतर्गत यदि बात की जाए तो कृषि जनसंख्या में कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल कर दिए जाते हैं। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, कि जनसंख्या वृद्धि कहते हैं किसे है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ चुके हैं, जनसंख्या घनत्व, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम अगले जो स्तर पर देखेंगे वो जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि कहते किसे है। इसकी परिभाषा कैसे भी हो सकती है? निश्चित समय अंतराल में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन, या लिखूं परिवर्तन। सबसे ज्यादा बच्चा यदि किसी में मिस्टेक करता है तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिखते ले दे के कुछ पढ़ा वड़ा नहीं है, उठ के चला गया कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, कि वृद्धि का मतलब है बढ़ना। जनसंख्या यदि बढ़ जाए तो वृद्धि दर नहीं भाई, ऐसा नहीं। निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत होने वाला जनसंख्या का जो परिवर्तन है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये भी परिभाषा हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि दो समय अंतरालों में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जा सकता है। नोट्स में आप लोगों को एकदम डिट्टो बहुत दो परिभाषाएं लोगों के अनुसार वैसी की वैसी ही मिलेगी, और बिल्कुल अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में, या जल्दबाजी में अच्छा लिखना नहीं आता। तो निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत होने वाला जनसंख्या का परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है, और दो समय अंतरालों में होने वाला जनसंख्या का जो परिवर्तन है उसे भी जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जा सकता है। अब दो समय अंतराल कितने हो सकते हैं? जैसे कि 2001 में भारत की आबादी 102 करोड़ थी, लेकिन 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ हो चुकी।
पहले भी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश और यहाँ भी दूसरा बड़ा देश। दो समय अंतराल या निश्चित समय अंतराल या दो समय अवधियों के बीच में देखो 10 साल का अंतर है दोनों के अंतर्गत। तो निश्चित समय अवधि के अंतर्गत होने वाला जनसंख्या का परिवर्तन जनसंख्या का वृद्धि दर कहलाती है, और दो समय अंतरालों में होने वाला जनसंख्या का परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि दर के नाम से जानी जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि दो समय अंतरालों या दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहा जा सकता है। इस वृद्धि दर को हम प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं, और जनसंख्या वृद्धि दर के दो घटक माने जा सकते हैं। एक तो है प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर की यदि हम बात करें तो इसके दो घटक माने जा सकते हैं, घटक माने जा सकते हैं। बुक्स किताब लेके बैठना आप लोग अपने पास में, वैसे ही पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को कहां से क्या चल रहा है। बुक्स में वहां लाइन पे आप लोग बिल्कुल 100% एक रूम में हॉरिजॉन्टल मोड के अंतर्गत मोबाइल को रख के और आराम से सुनना। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक माने जा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक या जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हो सकते हैं, जिनके नाम है एक प्राकृतिक वृद्धि दर। कौन सी वृद्धि दर हो सकती है? प्राकृतिक वृद्धि दर। और दूसरा जो जनसंख्या का जो घटक माना जा सकता है वो अभिप्रेरित वृद्धि दर। अभिप्रेरित वृद्धि दर, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर के दो घटक है, एक प्राकृतिक वृद्धि दर और एक अभिप्रेरित वृद्धि दर। बात करते हैं जबकि प्राकृतिक वृद्धि दर का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर से किया जा सकता है। अर्थात ये प्राकृतिक जो वृद्धि दर है, इस प्राकृतिक वृद्धि दर के दो घटक माने जा सकते हैं, एक तो है जन्म और एक है मृत्यु। ज्यादा मर गए तो जनसंख्या कम होगी, ज्यादा ने जन्म ले लिया तो जनसंख्या बढ़ गई। अब अभिप्रेरित वृद्धि दर की हम बात करेंगे। अभिप्रेरित वृद्धि दर हम लोगों के सिलेबस के अंतर्गत चैप्टर में भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि दर का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों से निर्धारित किया जा सकता है। अभिप्रेरित घटकों को किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत लोगों में अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन के प्रबलता के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिप्रेरित जो वृद्धि दर है, उस अभिप्रेरित वृद्धि दर के भी दो घटक हो सकते हैं, एक तो अंतर्वर्ती और एक बहिर्वर्ती। इस अंतर्वर्ती को आप लोग उस प्रवास के संदर्भ में समझ सकते हो। अंतर्वर्ती का तात्पर्य अप्रवास और बहिर्वर्ती का तात्पर्य उत्प्रवास, यानी कि बाहर जाना, उत्प्रवास से लिया जा सकता है। अंतर्वर्ती यदि किसी प्रदेश विशेष के अंतर्गत या किसी देश में हम लोगों के देश में कोई नागरिक आ जाते हैं तो अंतर्वर्ती हम लोगों के देश में प्रवेश कर गए, हम लोगों के देश की जनसंख्या को बढ़ा दिया। और बहिर्वर्ती बाहर निकल गए कुछ लोग काम करने के, रोजगार की तलाश में, तो हम दो लोगों के देश की जनसंख्या को उसने कम कर दिया, तो बहिर्वर्ती। तो अर्थात ये प्राकृतिक वृद्धि दर के दो घटक है, जन्म मृत्यु, और इसके भी दो घटक माने जा सकते हैं, अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती। इस अंतर्वर्ती को समझाने का मैंने प्रयास किया है, मात्र ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप्रवास का तात्पर्य किसी प्रदेश विशेष से हम लोगों के देश में जनसंख्या का आगमन। यदि जनसंख्या बाहर चली जाती है तो उसे बहिर्वर्ती कहा जा सकता है। अर्थात अंतर्वर्ती बहिर्वर्ती अभिप्रेरित वृद्धि दर के दो घटक माने जा सकते हैं। आगे हम लोग यदि बात करें कि भारत में जनसंख्या के दो दशकीय तथा वार्षिक वृद्धि दर के आंकड़े बहुत ऊंचे हो सकते हैं। जनसंख्या में समय के साथ नित्य बढ़ते रहते हैं, अर्थात जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अलग अलग स्तर की हो सकती है। यदि हम बात करते हैं भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर की, तो वार्षिक वृद्धि दर भारत की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो 1.64 हो सकती है भारत की वार्षिक वृद्धि दर, याद रखना इसे। लेकिन दशक की वृद्धि दर भारत की अलग मानी जा सकती है। भारत के अंतर्गत जो दशक की वृद्धि दर है वो 17.64% मानी जा सकती है। 17.64%। बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है सबसे ज्यादा, ये दशक की वृद्धि दर है। ऐसी कैसी मिलेगी आप लोगों को नोट्स में, देख के दंग रह जाओगे। एक बार नोट्स पढ़ने पर आप लोगों को बिल्कुल हो, एक बार क्लास अटेंड करो, एक बार नोट्स पढ़ो, उसमें आप लोगों की ज्योग्राफी पूरी क्लियर हो जाएगी। दशक की वृद्धि दर, यहाँ वार्षिक वृद्धि दर एक साल के अंतर्गत भारत की वार्षिक वृद्धि दर, एक साल के अंतर्गत भारत की वार्षिक वृद्धि दर यदि पूछी जाए तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर 164 है और भारत की दशक की वृद्धि दर 1764 मानी जा सकती है। भारत की दशक की वृद्धि दर 2011 की जनगणना के आधार पर 17.64% मानी जा सकती है, लेकिन वार्षिक वृद्धि दर 1.64 मानी जाती है।
हम आगे बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर, और दशकीय वृद्धि दर को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये आगे हम लोग बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।